नमस्कार। प्रसंगर्ष में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगर्ष में आज हम बात करेंगे 3 मुद्दों की। सबसे बड़ा मुद्दा है पत्रकार की पिटाई। तो पीटने वाले कौन, उसके बारे में बताएंगे। दूसरी बात करेंगे हम आईएएस आईपीएस के तबादलों की, और उसके साथ में बात करेंगे दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर। शुरुआत में चलते हैं हम लखनऊ। लखनऊ में अभी हम जो छत्तीसगढ़ के बीजापुर के अंदर मुकेश चक्रधारी हैं, जो पत्रकार थे, 100 करोड़ का रोड निर्माण के घोटाले के बारे में उन्होंने एक खबर प्रकाशित की थी। उस खबर के प्रकाशित होने के बाद में ठेकेदार सहित कुछ लोगों ने उनकी हत्या कर दी। हत्या भी किस तरह से की, पहले उनको खाने के लिए बुलाया उनके भाई के घर पर। उनके जो सगे भाई है उनको किस प्रकार से मोटिवेट किया, ये सब जांच का विषय है। एसआईटी गठित की हुई कार्रवाई कर रही है। लेकिन उस ठेकेदार ने इस तरह से मैनेज किया कि जो पत्रकार थे उसके सगे भाई के घर पर उनको खाने के लिए बुलाया। वहां पहुंचने पर उनका गला दबाया, पहले कुल्हाड़ी पर उनके सिर में वार किया, जिससे 2.5 इंच कुल्हाड़ी का जो मुंह होता है वो अंदर घुस गया। उसके बाद में उनको एक टैंक में ले जा करके डाल दिया, ताकि किसी को पता नहीं चले कि वो कहाँ गया। तो वो उस बात को तो भी भूले नहीं। वहाँ छत्तीसगढ़ में पूरे प्रदेश के पत्रकारों ने इसका जबरदस्त विरोध किया, उसको भूले नहीं। इसके पहले यूपी में, जहाँ योगी आदित्यनाथ का राज है, योगी आदित्यनाथ ने काफ़ी कुछ कंट्रोल भी किया है क्राइम पर, लेकिन वहाँ एक पत्रकार रवि वर्मा, जो एनडीटीवी के रिपोर्टर बताए जाते हैं। एनडीटीवी किसका है? मोदी जी के, अमित शाह के खास उद्योगपति का। और उसकी पिटाई वहाँ हो जाती है योगी के राज में। सबसे बड़ी तो शर्मनाक बात यह है कि वो पत्रकार अपनी पुत्री का जन्मदिन मनाने के लिए किसी होटल में गया था। वहाँ होटल में उसके साथ में मारपीट की गई सार्वजनिक रूप से। अब आप सोचेगा कि आप अपने पुत्री के साथ में उसका जन्मदिन मनाने जा रहे हैं और उसकी आंखों के सामने, उसके परिवार के सामने उसकी आपकी पिटाई हो रही है, तो क्या कुछ बीतेगी परिवारजनों पर। लेकिन जब वो पुलिस में गए, उससे पहले ही मनोज सिंह नाम का जो जिसने पिटाई की थी उनकी, बताया जाता है कि वो अपने आप को भाजपा का बहुत बड़ा नेता मानता है। उसको सरकार की तरफ से 3 गनर भी दिए हुए हैं। 3 गनर दिए हैं इनकी सुरक्षा के लिए। अरे उनकी सुरक्षा क्या, वो तो दूसरों की सुरक्षा को खत्म कर रहे हैं। लेकिन वो पहुंचे उससे पहले ही थाने पे जाके, और वो इस तरह से बैठे थे जैसे कोई थाने के बड़े बड़े अधिकारी हैं। लेकिन गनीमत है कि आज तक के संतोष शर्मा जो रिपोर्टर है उनके, उनको पता चला किस तरह की वारदात हुई है। उन्होंने डीजीपी प्रशांत शर्मा को फ़ोन किया, और प्रशांत शर्मा ने, डीजीपी ने योग से उनका फ़ोन भी उठा लिया। फ़ोन उठाने के बाद में उन्होंने एसीपी को वहाँ भेजा। जब एसीपी भी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने वहाँ नज़ारा देख के वो भी चौकन्ना रह गए कि मेरे से बड़ा अधिकारी कौन बैठा है यहाँ पर। लेकिन उसके बाद में उसका प्रसंज्ञान लिया। अब क्या कार्रवाई होती है वो देखने वाली बात है। लेकिन कुल मिलाकर पत्रकारों को चौथा स्तंभ कहा जाता है ना। लेकिन चौथे स्तंभ की रक्षा कौन कर रहा है? आज पत्रकारों की जो दुर्दशा हो रखी है उसके लिए जिम्मेदार और कोई नहीं है, पत्रकार खुद जिम्मेदार है अपने आप में। कि हम पत्रकार ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बताया जाता है कि मनोज सिंह कभी किसी मुख्यमंत्री के साथ फेसबुक पे फोटो डालता है अपने पेज पर, कभी किसी मंत्री के साथ डालता है, किसी बड़े अधिकारी के साथ डालता है। और सबसे बड़ी बात है, उसको गनर किस बात की मिली भाई? वो न तो विधायक है, न कोई बड़ा नेता है। ठीक है जो भी हो, लेकिन इस तरह की वारदात होना आज लखनऊ के अंदर जो अभी 2 दिन पहले घटना हुई है, काफ़ी शर्मनाक है। पत्रकारों को एक होना पड़ेगा, और सरकार को पत्रकारों की सुरक्षा की गारंटी देनी पड़ेगी। अरे नहीं तो आप उनको चौथा स्तंभ हटा दीजिए, पत्रकार अपने हिसाब से लड़ता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोई सरकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बात होगी पत्रकार की। बात कर लेते हैं दिल्ली में विधानसभा चुनाव की। विधानसभा चुनाव को लेकर के आज चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी। राजीव कुमार ने घोषणा की कि ये मेरी शायद आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्योंकि हो सकता है उनकी सेवानिवृत्ति का समय कुछ भी हो। तो उन्होंने 5 फरवरी को दिल्ली में एक ही बार में
चुनाव करने की घोषणा की है, जिसमें करीब 1,55,00,000 मतदाता होंगे और 33,000 बूथ वहाँ पर होंगे मतदाताओं के लिए। लेकिन पहली बार उन्होंने और कहा कि जो गर्भवती महिलाएं हैं या और इस प्रकार की जो महिलाएं, उनको मतदान के लिए विशेष सुविधाएं दी जाएगी। ठीक, बहुत अच्छी बात है। साथ ही उन्होंने आज खुल के बात भी की पत्रकारों से। उन्होंने कहा कि आरोप लगते रहते हैं, आरोप लगाना अधिकार है, लेकिन उन्होंने सारी ईवीएम की मशीनों को लेकर के, बैटरी की बात को लेकर के, 5 बजे बाद के मतदान को लेकर के सारा स्पष्टीकरण किया और उन्होंने कहा कोई भी बात होगी हम उसका जवाब देंगे। इसका मतलब मजबूती से उन्होंने अपना पक्ष रखा। अब इस दूसरी तरफ बात करते हैं। चुनाव लड़ा जाएगा 3 पार्टियों के बीच में। आप पार्टी जो 2013 से वहाँ कंटिन्यू सत्ता में है, बीजेपी, और उस कांग्रेस की, जिस कांग्रेस को पिछले चुनाव में एक भी सीट दिल्ली में नहीं मिली, उसके भी वो भी चुनाव में है। अब बीजेपी, मुख्य रूप से देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला होगा। लेकिन बीजेपी ने जो आरोप तय किए हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार को ख़त्म करने के लिए, उसमें मुख्य रूप से उन्होंने शराब घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले को उन्होंने उजागर करने की बात कही है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में खुद मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह इसमें शामिल थे। वो जेल भी गए, जमानत पर हैं। दूसरा मुद्दा ये उठाएंगे कि जो शीश महल जिसका नाम दिया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नए निवास के बारे में, तो उसमें बताया गया है कि पहले उसका जो रिनोवेशन होना था उसमें 6 करोड़ समथिंग का एस्टिमेट आया। उसके बाद में 7 करोड़ कुछ लाख का एस्टिमेट आया, और जब बाद में फाइनल एस्टिमेट बना तो 33 करोड़ का बना। ये मतलब मुख्य रूप से ये मुद्दे वहाँ उठाने की बात चल रही है। अब देखने वाली बात है कि कौन सी पार्टी किस हिसाब से, अरविंद केजरीवाल हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, या फिर मायावती ने भी आज एक बयान जारी किया है एक्स पोस्ट पर, वो उसमें लेकर के क्या कुछ रहता है देखने वाली बात होगी। अभी तो बहुत समय पड़ा है चुनाव का, और चुनाव में देखा गया कि अंतिम समय में भी किसी भी पार्टी के पक्ष में या पार्टी के विपक्ष में माहौल कभी भी खराब हो जाता है। ये बात होगी। लेकिन अब ये देखने वाली बात ये होगी कुल मिला करके कि जो चुनाव की नीति बनाई जाएगी, चुनाव की नीति के अंदर जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने अपना जिस प्रकार का समय मुख्यमंत्री के रहते हुए या खुद मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने के बाद में, जब उन्होंने इस्तीफा देने के बाद में भी सरकार को एक प्रकार से अपने कब्जे में रखा, उस कब्जे की बात को लेकर के अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे जाकर के अरविंद केजरीवाल क्या एक बार फिर सरकार में रिपीट होंगे या फिर उनको बीजेपी को सत्ता सौंपने को मजबूर होना पड़ेगा। कुल मिलाकर के ये बात हो गई। अब तीसरी बात जो मुद्दे की कर लेते हैं कि ट्रांसफर की। ट्रांसफर में जब 29 दिसंबर को एक अध्यादेश जारी करके संभाग और 3 संभाग और 7 जिले समाप्त किए गए, उसको लेकर के अब काफ़ी अधिकारी कलेक्ट्रेट में जो कार्यरत है कर्मचारी, एडिशनल कलेक्टर हो, संभागीय आयुक्त हो, जिला कलेक्टर हो, एसपी हो, एएसपी हो, ये सब फ्री हो गए। देखने वाली बात होगी कि अब इनके तबादले कब होते हैं। हालांकि यह सब अभी अवेटिंग आदेश के अंदर है, लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी खुद आज दिल्ली थे, जहाँ जमुना योजना, जल योजना के बारे में एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। जब मुख्यमंत्री जी फ्री होंगे तब इस मामले में देखेंगे। वैसे भी अभी 10 जनवरी तक ट्रांसफर पे प्रतिबंध हटाया गया है। देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। सुनने में ये भी आया है कि शिक्षकों के लिए जो अभी बालोतरा में कल या परसों मदन दिलावर ने वहाँ एक बयान दिया था कि मार्च में शिक्षकों के तबादले होंगे, लेकिन सुनने में यह आया है कि कुछ विधायकों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि अभी 10 जनवरी से पहले ही शिक्षकों के भी तबादले किए जाएं। अब होते हैं तबादले, नहीं होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये कुल मिलाकर के मैंने 3 मुद्दे आज के जो मुख्य थे आपके सामने प्रश्न में प्रस्तुत किए।
कल फिर नए प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।